हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास वंस अगेन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हैंडआउट की सीरीज में बेटा हम आज पहुंच चुके हैं राइटिंग सेक्शन के यानी राइटिंग स्किल के लेक्चर नंबर 2 पे। और जो राइटिंग स्किल है इसमें हम ऑलरेडी दो इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। यानी अभी तक हम क्या कंप्लीट कर चुके हैं, अभी तक हमने कंप्लीट किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर लेटर टू एडिटर एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि एग्जाम में आती है जॉब एप्लीकेशन। ठीक है, ये दोनों चीजों को हम कंप्लीट कर चुके हैं और देख चुके हैं कि प्रीवियस ईयर में इनके किस किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं और क्वेश्चंस को आंसर करने का सही तरीका क्या है। आज की क्लास के अंदर हम आगे के जो दो टॉपिक्स है हमारी राइटिंग स्किल्स के, जो एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट वेटेज रखते हैं, उनको हम कवर करेंगे। ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में ही आते हैं, यानी 5 मार्क्स के लिए ही ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। 4 to 5 मार्क्स का इनका वेटेज होता है। अगर मैं बात करूं लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस की, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल राइटिंग स्किल के अंदर है 36, जिसमें से कुछ हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास के अंदर कर चुके हैं, कुछ हम इस क्लास में करेंगे और कुछ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे, जिसका सॉल्विंग टाइम है 60 मिनट्स और लर्निंग टाइम रहेगा 80 मिनट्स। आर्टिकल राइटिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं आर्टिकल राइटिंग, और इसके बाद एक और टॉपिक हम करेंगे जो कि है रिपोर्ट राइटिंग। जस्ट अ मिनट। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या करेंगे आर्टिकल राइटिंग, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा रिपोर्ट राइटिंग। तो ये दो टॉपिक एग्जाम के अंदर आते हैं, और जैसे हमने देखा था लेटर टू एडिटर और जॉब एप्लीकेशन के बीच में चॉइस होती है, उसी प्रकार से रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग के बीच में भी चॉइस होती है। आपको इनमें से कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना होता है, एग्जाम में दोनों अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा, लास्ट में वीडियो के मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा जो सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करने से आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो और ज्यादा चांसेस है कि आपकी गलतियां जो है वो कम होंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग से। सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग का अगर क्वेश्चन बात करें, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में जो पूछा गया क्वेश्चन क्या कह रहा है, जल्दी से रीड करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं इसके आंसर को। ठीक है, digital communication tools have revolutionized the educational landscape. The introduction of online learning platforms, virtual classrooms, and interactive tools has made education more accessible and engaging. You are Nuran Sheikh. Write an article for the monthly magazine edition of the Progressive Educator and discuss the role of digital communication in education. Write the article using your own ideas as well as the given cues. तो आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, और आर्टिकल किस चीज पे है, आर्टिकल बोला गया है कि डिजिटल कम्युनिकेशन जो है, जो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स जो है वो आज के समय में एजुकेशनल लैंडस्केप में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, मतलब रेवोल्यूशन लेके आ रहे हैं, बदलाव लेकर आ रहे हैं। ये जो इंट्रोडक्शन है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का, वर्चुअल क्लासरूम्स का, या फिर इंटरैक्टिव टूल्स की अगर हम बात करें, इसने एजुकेशन को बहुत एक्सेसिबल बना दिया है, इजी बना दिया है, जिससे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बच्चे चाहते हैं कि वो जब लेसन्स के जो लेक्चर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो उसको बिंज वॉच करें, बार बार देखें। जैसे आप देखते हो कि आज के टाइम पे अगर आपको कोई एक साइंस का कॉन्सेप्ट है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके 3D फिगर्स आप गूगल पे जो अवेलेबल है उनको देख सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, द प्रोग्रेसिव एजुकेटर जो मैगजीन है, इसके लिए आपको यहाँ पे आर्टिकल लिखना है। यहाँ पे क्यू बॉक्स का तो यूज कर ही सकते हो, और साथ साथ में अपने कुछ आइडियाज भी आप इसमें शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट की एंगेजमेंट के बारे में बात करनी है आपको, एक्सेसिबिलिटी एजुकेशन की कैसे बढ़ गई है, टीचर्स और स्टूडेंट के रोल क्या है, और लर्निंग आउटकम्स इससे क्या निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आपको हमेशा याद रखना है स्टार्टिंग में, यानी सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, जो टाइटल है आर्टिकल राइटिंग का वो मेंशन किया जाता है, रोल ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन इन एजुकेशन। टाइटल छोटा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, जिसको पढ़ के ही रीडर को सब कुछ समझ में आ जाए कि जो ऑथर है वो कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पे अब नेम लिखा जाता है उस पर्सन का जो इस आर्टिकल को लिख रहे हैं, तो नूरन शेख नाम गिवन है तो हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। द रैपिड ग्रोथ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैज ट्रांसफॉर्म द वे एजुकेशन इज डिलीवर्ड एंड रिसीव्ड। तो आज के समय में जो डिजिटल कम्युनिकेशन के टूल्स बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, इन्होंने एजुकेशन
किस तरीके से डिलीवर करनी है, किस तरीके से रिसीव होनी है, इसका पूरा तौर तरीका बदल दिया है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और जो वर्चुअल क्लासरूम होते हैं, ये एक तरीके का वर्चुअल क्लासरूम ही है बेटा। मैं आपको यहाँ पे ऑनलाइन होकर पढ़ा रही हूँ और आप वहाँ पे दूर बैठकर जो क्लास है वो अटेंड कर रहे हैं, तो ये भी एक वर्चुअल क्लासरूम का ही एग्जाम्पल है। हैव ओपन्ड डोर्स ऑफ नॉलेज टू स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब। इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से बच्चों तक जो नॉलेज है वो बहुत अच्छे स्केल पे पहुंचने लग गया है, रिगार्डलेस ऑफ जियोग्राफिकल और फाइनेंशियल बैरियर्स। फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरे से कितना हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं या फिर हमारे बीच में क्या फाइनेंशियल बैरियर है। हो सकता है कि आपके पास उतने इनफ पैसे ना हो, इनफ अमाउंट ना हो कि आप ट्रैवल करके यहाँ तक पहुंच सकें और आप पढ़े मेरे से, ठीक है, बट फिर भी मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ किस तरीके से, वर्चुअल क्लासरूम के जरिए। तो ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स हैं, इन्होंने एजुकेशन के अंदर बिल्कुल रेवोल्यूशन लेकर आ चुके हैं, बदलाव लेकर आ चुके हैं। इंटरैक्टिव टूल्स जैसे कि क्विजेस हमें देखने को मिलते हैं, पोल्स, मल्टीमीडिया रिसोर्सेज हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड स्टूडेंट एंगेजमेंट। लर्निंग इज नो लॉन्गर पैसिव, मतलब अब ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ भाई आपको लर्न ही करना है, किसी तरह से याद करना है, अब क्रिएटिविटी आ चुकी है इसमें। स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और पीयर्स के साथ भी, उनके सेम एज के जो ग्रुप के लोग हैं उनके साथ भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। The role of teachers has evolved from being informative providers to facilitators and mentors. तो पहले के समय में टीचर का रोल होता था टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड नॉलेज, बट आज के समय में सिर्फ टीचर का रोल इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करना नहीं रह गया है, फैसिलिटेट करना भी हो गया है। मतलब वो किस तरीके से बच्चे तक वो जो इन्फॉर्मेशन है इजिएस्ट वे में, इजिएस्ट पॉसिबल वे में पहुंचा पा रहे हैं। मेंटोर का काम करना, अगर उन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर कई बार वो कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो उनको सॉल्व करना, उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को गाइड करना टू एक्सप्लोर एंड थिंक क्रिटिकली, कि वो और ज्यादा अच्छी तरीके से उस फील्ड में सोचे। सिमिलरली स्टूडेंट्स भी जो है वो बहुत ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए हैं खुद की लर्निंग की। पहले के टाइम में क्या होता था कि बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा और स्कूल के बाद फिर वो ट्यूशन जाएगा और वहां पे जो पढ़ाई हो रही है। द इम्पैक्ट ऑन लर्निंग आउटकम्स इज एविडेंट। जो लर्निंग आउटकम पे इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है वो एविडेंट है, वो बहुत ज्यादा प्रूवन है, वो दिख रहा है। बेटर अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो रही है, इम्प्रूव्ड रिटेंशन है एंड एबिलिटी टू लर्न एट वंस ओन पेस। आप जिस स्पीड से पढ़ना चाहो उस स्पीड से पढ़ सकते हो। आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो इस वीडियो को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार प्ले करके देख सकते हो, राइट। तो आप अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग आराम से पढ़ सकते हो। डिजिटल कम्युनिकेशन हैज दस मेड एजुकेशन मोर इंक्लूसिव। डिजिटल कम्युनिकेशन से क्या हुआ है, जो एजुकेशन है वो बहुत इंक्लूसिव हो गई है, हर तरीके के बच्चों को इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है, एंगेजिंग हो गई है, इफेक्टिव है और पेविंग द वे फॉर अ ब्राइटर एकेडमिक फ्यूचर। इससे ज्यादा चांसेस है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है वो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की तरफ उनका फोकस जाएगा। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है, सीबीएसई 2026 में 2025 में जो है पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को जरा जल्दी से देखते हैं, उसके बाद इसका आंसर हम देखेंगे। एक कॉमन चीज जो फॉर्मेट है वो इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में भी राइटिंग स्किल के फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी बता चुकी हूँ कि राइटिंग स्किल के अंदर जो मैटर करता है वो ये है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उस फॉर्मेट को समझ पा रहे हैं और फिर अपने आप पे अपने ही वर्ड्स को यूज करके आप जो सेंटेंसेस है उनको फ्रेम कर पा रहे हैं, और एक आर्टिकल लिखना है या फिर एक लेटर टू एडिटर लिखना है तो उसको कितने अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम आ जाए, बट हो सकता है अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो बिल्कुल नियर बाय क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही रहनी चाहिए कि हम समझे किस तरीके से जो क्यू बॉक्स है उसका यूज किया जा रहा है वाइल आंसर राइटिंग, कैसे हमें फॉर्मेट जो है वो रखना है, कहाँ पे क्या चीजें लिखी जाएंगी, हेडिंग हमेशा ऊपर रहेगी, उसके बाद उसके जस्ट नीचे हम क्या लिखते हैं कि आर्टिकल किसके द्वारा लिखा जा रहा है, उसके बाद एक इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो बड़ा ही रेलिवेंट सा टॉपिक है आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है मार्केट में, वही ट्रेंड इसमें भी दिखाया गया है। चिल्ड्रन टुडे आर इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन एआई टू हेल्प देम टू कंप्लीट देयर स्कूल टास्क सच एज राइटिंग एन आर्टिकल, answering questions and making presentations. Therefore, they are unable to discover their own creative potential. However, AI can also be judicially used for the benefit of the children. Write an article on how artificial intelligence can be judicially used for the benefit of students.
you are Nirja of 12th A, use the given cues. Cues क्या दिए गए हैं? How it helps in digital literacy, how it enhances learning by giving real time feedback, facilitates collaborative learning. तो बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि आजकल जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं एआई पे, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। एक ऐसा वर्ड जैसे चैट जीपीटी आपने कभी ना कभी तो मार्केट में जरूर सुना ही होगा, कभी ना कभी तो जरूर आप अपने दोस्तों के बीच में या फिर अपने टीचर से किसी ना किसी से जरूर सुना होगा इस वर्ड को बोलते हुए, और इवन इसको यूज भी किया होगा कई बार स्कूल के असाइनमेंट्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए। तो ये दिखा रहा है क्वेश्चन कि आज के टाइम में बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा रिलाय होते जा रहे हैं, बहुत डिपेंडेंट होते जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जिसकी वजह से उनका खुद का जो क्रिएटिविटी है, उनका जो खुद का क्रिएटिव पोटेंशियल है वो दब के रह जा रहा है, उसको वो डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं। हाउएवर ये बात बिल्कुल सही है कि एआई का अगर हम जुडिशियली मतलब अगर सही तरीके से हम एआई का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमेशा बेनिफिट ही पहुंचाएगी बच्चों को। बट फिर भी आपको यहाँ पे एक आर्टिकल लिखना है जिसमें बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही प्रकार से यानी जुडिशियली कैसे यूज किया जा सकता है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चों के फायदे के लिए इसको हम किस तरीके से यूज करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो वही सबसे पहले हम टॉपिक लिखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ टूल फॉर स्मार्ट लर्निंग। ये एक ऐसा तरीका है जिससे एक ऐसा टूल है जिससे आप स्मार्ट लर्निंग कर सकते हो। बाय नीरजा 12th A, जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई थी वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हैज इमर्ज्ड एज अ रेवोल्यूशनरी टूल इन एजुकेशन। एआई जो है वो एक रेवोल्यूशनरी टूल की तरह एजुकेशन में आगे बढ़ रही है, यानी चेंज लेकर आ रही है। व्हेन यूज्ड जुडिशियली, जब हम इसको समझदारी से यूज करते हैं, इट कैन ग्रेटली बेनिफिट स्टूडेंट्स rather than limit their creativity। यानी उनकी जो क्रिएटिविटी है सिर्फ उस पर ऐसा नहीं है कि रोक लगाती है, अगर आप सही तरीके से इसका यूज करना जानते हो ना तो आपको इसके बहुत फायदे मिलने वाले हैं। एआई हेल्प्स स्टूडेंट्स डेवलप डिजिटल लिटरेसी, इससे बच्चे डिजिटली बहुत अवेयर होते हुए चले जाते हैं। इनेबलिंग देम टू यूज टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली, वो समझ पाते हैं कि अप टू डेट टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट चल रही है मार्केट के अंदर उसको उनकी इंफॉर्मेशन को ग्रैब कर पाते हैं। एंड सेफली इन देयर एकेडमिक एंड पर्सनल लाइफ, और उसको सही तरीके से सुरक्षा पूर्ण तरीके से एकेडमिक और पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं। इट ऑल्सो एनहांसेस लर्निंग, इससे लर्निंग हमारी अच्छी होती है बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम फीडबैक, हम प्रोवाइड कर सकते हैं असाइनमेंट और क्विजेस पे। allowing students to identify mistake and improve immediately। What you can do is कि बोला गया है कि आप एआई का फ्रूटफुली या फिर जुडिशियली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपको एक टीचर ने बोला कि आपको एक आर्टिकल लिखना है, तो आपने वो आर्टिकल खुद से लिखा विदाउट यूजिंग एनी एआई और इस तरीके से कुछ भी आपने यूज नहीं किया, आपने खुद से उस आर्टिकल को लिखा। अब एआई आपको उस आर्टिकल को इंप्रूव करने में हेल्प कर सकती है, जो भी आर्टिकल आपने लिखा है उसको इंप्रूव करने में, उसको एडवांस करने में एआई आपकी हेल्प कर सकती है। फर्दर मोर एआई फैसिलिटेट करती है कोलैबोरेटिव लर्निंग को, कि सबको साथ में मिलकर अच्छे से पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को कनेक्ट करती है वर्चुअली, और ग्रुप प्रोजेक्ट्स हो गए या डिस्कशंस हो गए, क्लासरूम के बाहर तक ये चीजें जो है वो पहुंच चुकी है। When integrated responsibly, AI can serve as a supportive aid, empowering students to explore ideas, improve skills, engage in innovative learning experiences by maintaining their own creativity। तो अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पे अगर इसको यूज करें, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होने के नाते अगर हम इसका यूज करें एआई का, तो ये हमें एम्पावर कर सकती है, सशक्त कर सकती है कि हम नए नए आइडियाज अपने दिमाग में लेकर आए, हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें और इनोवेटिव लर्निंग का पार्ट बने, ठीक है, अपनी क्रिएटिविटी को मेंटेन करते हुए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 में पूछा गया है। जल्दी से पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर हम देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। In an era of rapid globalization and technological advancement, the preservation of cultural heritage remains a vital challenge। तो यानी ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है जिसमें हमें फ्लोज देखने को मिलते हैं, किस किस चीज का फ्लो होता है, आइडियाज का, पीपल का, कमोडिटीज का जो फ्लो देखने को मिलता है। तो इससे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो तो बढ़ती हुई चली जा रही है। द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज रिमेन्स अ वाइटल चैलेंज, फिर भी हम अपने कल्चर को कैसे बचाएं, ये चीज एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है, पर्टिकुलरली फॉर द यूथ। और किसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये, यूथ के लिए, यानी ऐसे लोग जो कि अभी 18, 19, 20 साल के हैं। इंडिया कंटिन्यूज टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मेंटेनिंग ट्रेडिशन अलोंगसाइड मॉडर्निटी। इंडिया हमेशा से ही कोशिश करता रहता है कि वो मॉडर्निटी और कल्चर को साथ में फॉलो करे। एक आर्टिकल आपको लिखना है जिसमें
टॉपिक क्या रहना चाहिए? एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन शेपिंग द आइडेंटिटीज ऑफ टुडेज इंडियन यूथ, कि कल्चरल हेरिटेज का रोल क्या है इंडिया के यूथ की आइडेंटिटी को आज के समय में शेप करने में। प्रोवाइड एग्जाम्पल प्रोवाइड करो इलस्ट्रेट करने के लिए अपने पॉइंट्स को जहां पे भी जरूरत है। आप कुछ गिवन क्यूज का भी यूज कर सकते हैं। आपका नाम यहाँ पे गिवन है आरती 12th A। तो क्यूज क्या है? हाउ हैव ग्लोबल इंटरेक्शन एंड टेक्नोलॉजीज इन्फ्लुएंस्ड और चेंज्ड दीज ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस अमंग टुडेज यूथ? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिजर्विंग कल्चरल हेरिटेज फॉर यंग पीपल? हाउ डज इट कॉन्ट्रीब्यूट टू देयर सेंस? तो देखो डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप आर्टिकल राइटिंग के अंदर आंसर कर रहे होगे। सजेस्ट वेज, तरीके बताओ ऐसे जिससे कि यंग पीपल और इंस्टीट्यूशन साथ में मिलकर वर्क कर सकते हैं कल्चरल हेरिटेज को बचाने के लिए। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को हम इसके आंसर को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेते हैं। उसके बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको थोड़ा सा हम ऊपर ऊपर समझेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। एज आई टोल्ड यू, आपको फॉर्मेट पर फोकस करना है। द रोल ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन शेपिंग द आइडेंटिटीज ऑफ टुडेज इंडियन यूथ। तो आरती नरूला जो नाम गिवन था वो लिख दिया। आज के समय में इन एन एरा डिफाइंड बाय रैपिड ग्लोबलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंडिया फेसेस द डुअल चैलेंज ऑफ एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी और क्या बताना है, व्हाइल प्रिजर्विंग इट्स कल्चरल हेरिटेज। तो आज के समय में इंडिया के सामने एक बड़ा सा चैलेंज है कि हम मॉडर्न भी कैसे रहें और अपने कल्चर को भी कैसे बचाएं। दोनों चीजों को साथ में करते हुए चलना बड़ा मुश्किल है। आज के यूथ की जो टेंशन है वो ये है कि ट्रेडिशन और इनोवेशन को साथ में कैसे शेप किया जाए। ग्लोबल इंटरेक्शंस स्पेशली इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हैव लेड मेनी यंग इंडियंस टू अडॉप्ट वेस्टर्न आइडियल्स एंड लाइफस्टाइल। तो इससे क्या हो रहा है, वेस्टर्न आइडियल्स और लाइफस्टाइल्स को हम अपना पा रहे हैं। वाइल ये जो एक्सपोजर है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है वर्ल्ड व्यू में, it often comes at the expense of traditional practices like folk music, dance and festival। दोनों तीनों ही चीजों में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है। However, अगर हम कल्चरल हेरिटेज को बचाने की बात करते हैं तो ऑफर्स इमेंस बेनिफिट, इससे काफी सारे फायदे तो होते ही हमारे यूथ के लिए, क्योंकि इससे डीप सेंस ऑफ बिलोंगिंग इंसान के अंदर बनती है कि अपने देश से हम कैसे जुड़कर रह सकते हैं, कल्चर से कैसे जुड़कर रह सकते हैं। इनेबलिंग इससे क्या होता है, जो यंग पीपल है टू कनेक्ट विद देयर रूट्स, वो लोग रूट से अपने कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी जड़ों से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, इन सबको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, क्लासिकल आर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं और नेटिव लैंग्वेजेस को लर्न करने की इच्छा उनके अंदर जागती है। हर कोई ये इस चीज के पीछे नहीं भागता कि हमें जो फॉरेन लैंग्वेजेस है उनको लर्न करना है। टू इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, इस बात को ध्यान रखते हुए कि हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो बची रहे, बनी रहे, यंग पीपल और इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है कि वो साथ में मिलकर काम करे, कोलैबोरेट करे। स्कूल्स इसमें एक काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो कल्चरल एजुकेशनल प्रोग्राम्स को लेकर आने लग जाए इनटू करिकुलम। While youth can engage in cultural activities and digital documentation to reach wider audience, तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि वो कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में लिखना शुरू करें, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करें हमारे कल्चर के बारे में, ताकि वो चीजें ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचे। तो एक बैलेंस बना के चलना चाहिए मॉडर्निटी और ट्रेडिशन के बीच पे, ताकि इंडिया का जो यूथ है वो अच्छे से हमारी कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट भी कर पाए और फ्यूचर तक भी अडाप्ट कर पाए। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2024 में पूछा गया है, जल्दी से देख लो जरा। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं, इंडिया इज इमर्जिंग एज one of the most popular tourist destination in the world. Write an article, India as a popular choice of foreign visitor, कि इंडिया में टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं और इंडिया जो फॉरेन विजिटर है उनकी एक चॉइस बनते हुए चला जा रहा है। तो ये जो क्यू बॉक्स दिया गया है इसका यूज कर सकते हैं कि इससे क्या हो रहा है, जो जॉब्स हैं वो जनरेट हो रही हैं लोकल पीपल के लिए, लोकल कल्चर, फूड, हैंडीक्राफ्ट प्रमोट हो रहा है, मेडिकल, रिलीजियस और इको टूरिज्म में भी बदलाव आ रहा है। और व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मीडिया इसमें कैसे रोल प्ले कर सकती है और इंफॉर्मेशन सेंटर्स को भी कैसे क्रिएट किया जाना चाहिए सारे टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो आंसर में मेन बातें वही सारी इंक्लूड करी गई हैं जो क्यू बॉक्स के अंदर हमें दी गई हैं, जैसे रिच कल्चरल हेरिटेज, डाइवर्स लैंडस्केप है इंडिया का, हिस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा डाइवर्स रही है, वाइब्रेंट रही है, इसकी वजह से सारे जो फॉरेन विजिटर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ। इंडिया की इकोनॉमी तो इससे बढ़ेगी, बट साथ में क्या होगा, काफी ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होगा, नंबर ऑफ जॉब्स जनरेट होंगी,
टूर गाइड्स के लिए भी, वर्कर्स के लिए भी, और जितने भी लोग टूरिज्म से जुड़े हैं उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। इंडिया का लोकल कल्चर तो प्रमोट होगा, क्यूजीन, यहाँ का खाना पीना, हैंडीक्राफ्ट, ये सारी चीजें इंटरनेशनल टूरिस्ट के अट्रैक्शन के अंदर आएंगी। और आइकॉनिक जो चीजें हैं जैसे ताजमहल, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वाराणसी में, एंड रीजनल क्यूजीन्स, और विजिटर्स जो हैं वो इंडिया की ऑथेंटिसिटी को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और इंडिया में आने का सोचते हैं। इसके अलावा भी मेडिकल, रिलीजियस और इको टूरिज्म भी इंडिया में हमें देखने को मिलता है। लाइक आयुर्वेदा एंड सीक्रेट टेम्पल्स के लिए भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे विजिट करते हैं। However, to sustain and enhance India's appeal, authorities need to strengthen their efforts in tourism management. जरूरी क्या है कि ये सारी चीजें और आगे बढ़े, तो इसके लिए जरूरी ये है कि टूरिज्म मैनेजमेंट इंडिया के अंदर अच्छे से किया जाए, सेफ रहे वो लोग जब यहाँ पे आए, तो कल्चरली भी अगर हम बात करें तो उनके साथ जो बिहेवियर है, ट्रीटमेंट है, वो सही से हो। अगला जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2024 का, इसको आप देख लेना। ये भी डिजिटल मार्केटिंग हैज गेन्ड ट्रेमेंडस मोमेंटम इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स। तो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर यहाँ पे दिया गया है ये आर्टिकल। ये कनेक्ट करती है कस्टमर्स के साथ, क्रिएटिविटी अलाउ करती है। तो ये सारी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स दोनों ही बताई हुई है। इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट होता नहीं है। हमें जो देखना था मेनली, हमने वो क्या देखा, हमें देखना था मेनली कि फॉर्मेट क्या होता है, और जो भी रिसेंट टॉपिक उस समय में चल रहा होता है ना, उससे ही यूजुअली क्वेश्चन बन जाता है। जैसे पॉल्यूशन अवेयरनेस पे एक बार 2023 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हो सकता है भाई कि इस साल भी हमें ऐसा कुछ सिमिलर सा देखने को मिल जाए। तो टॉपिक कभी भी सेम नहीं होगा। आपने देखा अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो रिपीट नहीं हुए। बस क्या है कि जो तरीका है क्वेश्चंस को करने का वो सेम रहेगा। ऊपर हेडिंग, उसके बाद जो किसने लिखा है वो, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आप पैराग्राफ्स जो है वो लिखोगे। अब रिपोर्ट राइटिंग की अगर मैं बात करूं, तो रिपोर्ट राइटिंग के अंदर अगर आपकी जो ग्रामर है बेटा वो बहुत अच्छी है, टेंसेस में आप बहुत अच्छे रहे हैं, एंड आपको मतलब जितनी भी ग्रामेटिकल पार्ट है उसका अच्छे से नॉलेज है, तो आपके लिए ठीक है रिपोर्ट राइटिंग को लिखना। बट अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसकी बहुत वीक ग्रामर है, तो जब चॉइस मिलती है ना रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग में, तो यू शुड डेफिनेटली प्रेफर टू अटेम्प्ट आर्टिकल राइटिंग, कि आप आर्टिकल राइटिंग को ही लिख कर आ रहे हो। ये चीज आपको कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज रिपोर्ट राइटिंग में हाई चांसेस होते हैं कि आप गलती करोगे, क्योंकि ज्यादातर चीजें यहाँ पे पास परफेक्ट टेंस के अंदर चल रही होती हैं, यानी वो एक्शंस जो कि ऑलरेडी पास में कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 में पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखें जल्दी से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कल्चरल फेस्टिवल इन एलएमएन स्कूल कोची वाज हेल्ड रिसेंटली टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट्स। एलएमएन स्कूल जो है कोची में, उसमें अभी रिसेंटली क्या किया गया है? एक फेस्टिवल अरेंज किया गया है स्कूल के अचीवमेंट को देखते हुए। आप सीनियर एडिटोरियल बोर्ड मेंबर हो देवकी फर्नांडिस। आपको रिपोर्ट लिखनी है स्कूल मैगजीन के लिए वेरियस एस्पेक्ट से डील करते हुए। यूज द क्यूज गिवन स्टूडेंट एंगेजमेंट। तो अब देखो जरा, ऑर्गेनाइजेशन एंड सिग्निफिकेंस, परफॉर्मेंस, एग्जीबिशन के बारे में बताओ, पार्टिसिपेंट एंगेजमेंट और ओवरऑल चीजों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। तो ये जो फॉर्मेट है वो रहेगा। सबसे पहले तो ऊपर हेडिंग लिख दी जाएगी, कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेट्स टैलेंट एंड अचीवमेंट बाय देवकी फर्नांडिस, यहाँ पे नाम लिख दिया। अब शुरुआत कैसे होती है? कोई भी इवेंट है तो वहीं से शुरू कर देंगे उसके नाम से, और फिर उस इवेंट के अंदर क्या क्या चीजें हुई हैं वो सब बताते हैं हम यहाँ पे यूजुअली, और सारी चीजें पास्ट टेंस के अंदर। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में। एनुअल कल्चरल फेस्टिवल था एलएमएन स्कूल का, और कोची में जो की है, वाज ऑर्गेनाइज्ड विद मेटिकुलस प्लानिंग टू सेलिब्रेट द स्कूल्स अचीवमेंट्स एंड प्रमोट creative expression among students. The festival showcased a variety of performance including music, dance, drama, poetry, recitations, ये सब कुछ देखने को मिला। And आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन डिस्प्लेड द स्टूडेंट्स इनोवेटिव वर्क, जो स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया इनोवेटिव वर्क है वो दिखा। ड्रॉइंग एप्रिसिएशन फ्रॉम टीचर्स एंड विजिटर्स अलाइक, तो दोनों ही लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे थे, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया कंपटीशन और वर्कशॉप्स के अंदर। डिस्प्ले ये क्या दिखाता है? इनका एंथुसियाज्म और टीम स्पिरिट को दिखाता है। और अगर हम बात करें तो ये इवेंट बहुत सक्सेसफुल रहा। इसमें टैलेंट, क्रिएटिविटी और कैमरेजरी को एनकरेज किया गया। लिविंग एवरीवन इंस्पायर्ड, हर कोई इंस्पायर हुआ इस चीज से। ओवरऑल फेस्टिवल जो था वो एक ग्रैंड सक्सेस थी, और जिससे पता चलता है कि स्कूल की जो कमिटमेंट थी होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर वो उसने पूरी करी है।
अगला जो क्वेश्चन है वो किस चीज से रिलेटेड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सीबीएसई 2025 में बोला गया है। तो यहाँ पे भी ज्यादातर, अब इसमें एक ही चीज कॉमन होती है, ज्यादातर आपको एनुअल विंटर कार्निवल, एनुअल फंक्शन, कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन देखने को मिल रहे होंगे जिसमें सिमिलर सी चीजें होंगी। तो जहाँ पे वेरियस स्टॉल गेम्स ये सब लगे थे, इसके बारे में आपको लिखना है हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये सब मेंशन करते हुए। तो यहाँ से शुरू करके एनुअल विंटर कार्निवल ब्रिंग्स जॉय एंड फन बाय शयन, नाम लिख दिया। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स ऑफ एसएम पब्लिक स्कूल भोपाल सेलिब्रेटेड द एनुअल विंटर कार्निवल, 10 दिसंबर को लगा था तो हम सबने सेलिब्रेट किया। द इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट क्रिएटिविटी, टीम वर्क एंड स्कूल स्पिरिट अमंग स्टूडेंट। तो इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था सबकी स्पिरिट को बढ़ाने के लिए, सब अच्छे से आगे बढ़े इसलिए। कार्निवल फीचर करता है वैरायटी ऑफ स्टॉल्स, गेम्स, फूड काउंटर्स, लाइव शोज के बारे में, ऑल मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय स्टूडेंट्स। सब चीजें जो थी वो बच्चों के द्वारा ही मैनेज करी गई। विजिटर्स ने परफॉर्मेंस एंजॉय करी, स्किट्स, म्यूजिकल शोज, डांस एक्ट, ये सारी चीजें एंजॉय करी। ये रिफ्लेक्ट क्या करता है, टैलेंट, हार्ड वर्क के बारे में बताता है पार्टिसिपेंट्स के। इवेंट वेल कोऑर्डिनेटेड था, इसमें स्टूडेंट्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, स्मूथ मैनेजमेंट देखने को मिली जिससे हमें सारी एक्टिविटीज की, टीचर पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया है स्टूडेंट के इनिशिएटिव को, एंथुसियाज्म को, और ये कार्निवल जो था वो रिसाउंडिंग सक्सेस रहा और सब जितने भी लोग यहाँ पे आए थे बहुत इंस्पायर हुए, एंटरटेन हुए। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रकार का सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024 से 25 में दिया गया है। यू आर हीना अजीज, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th D and a member of the school magazine editorial board, write a comprehensive report detailing the activities undertaken by students as पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन ऑन योगा डे। तो योगा डे हुआ है तो उसके ऊपर लिखना है यहाँ पे वही चीजें आंसर करते हुए, कौन था, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीजें बताते हुए आंसर करना होता है। ठीक है, एक बार आंसर को आप खुद से रीड करके देखेंगे ताकि आपको आइडिया लगे कि वर्ड्स कैसे होने चाहिए। Okay. So Yoga Day celebrations, Hina Aziz, class 12th D, editorial board member. On the occasion of International Yoga Day, हमारे स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया सीरीज ऑफ इंगेजिंग एक्टिविटीज को ताकि हेल्थ और वेलबींग प्रमोट हो। सेलिब्रेशंस हुआ था 21 जून को स्कूल स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर। इवेंट किसने अटेंड किया, बच्चों ने, टीचर्स ने, स्टाफ मेंबर्स ने। पार्टिसिपेशन यहाँ पे 300 मेंबर्स तक का हमें देखने को मिला अक्रॉस वेरियस ग्रेड्स। एक्टिविटीज कमेंट्स हुई यहाँ पे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बाय अवर फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो थे उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, एक्सप्लेनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दोनों के बारे में बताया। दिस वाज फॉलोड बाय अ ग्रुप योगा सेशन लेड बाय ट्रेनर, ट्रेन इंस्ट्रक्टर्स जो थे उन्होंने यहाँ पे इसको लीड किया, वेयर जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने आसनास प्रैक्टिस करे, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, ये सब प्रैक्टिस किया। डेमोन्स्ट्रेट करता है ये चीज है योगा पोजेस के बारे में। इवेंट एक बहुत बड़ी सक्सेस रहा जिसमें सेंस ऑफ यूनिटी, अवेयरनेस हमें देखने को मिली, बेनिफिट्स देखने को मिले। इसने एनकरेज किया किस चीज को, स्टूडेंट के एंथुसियाज्म को, कि उन लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू किया योगा को अपनी डेली रूटीन के अंदर, और पॉजिटिवली इसका इम्पैक्ट सब पे देखने को मिला। ये स्ट्रेच मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, फिजिकल फिटनेस भी इससे जो है वो बढ़ती है, और एक हेल्दी और इनविगरेटिंग वे जो है लाइफ का वो बनता है। ठीक है बेटा, आप देखो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, द सीनियर रेजिडेंट्स ऑफ योर स्कूल, आपके जो कॉलोनी के जो सीनियर रेजिडेंट्स है उन्होंने इनिशिएट किया है कि एक रीडिंग क्लब बनाने वाले हैं वो बच्चों के लिए, स्लम एरिया के वो बच्चे, मतलब जिनके पास खुद का घर वर नहीं होता है, कपड़े वपड़े नहीं होते, उनके लिए यूजली बनाने वाले हैं ताकि वो पढ़ सके। तो यहाँ पे ये क्यू बॉक्स जो है वो गिवन है कि सीनियर सिटीजन का इनिशिएटिव है, 2 आवर वॉलंटरी सर्विस यहाँ पे संडे मॉर्निंग में दे सकते हैं आप, सपोर्ट करें रीडिंग, स्कूल टेक्स्ट को, कॉम्प्रिहेंशन, क्विजिंग को, ये सारी चीजें यहाँ मेंशन करी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आपको एक चीज याद रखनी है समझते वक्त इसको, कि हमने अभी जितने भी टॉपिक्स देखे हैं कोई भी रिपीट नहीं हुआ है उसमें, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया बस आप उसको अच्छे से ध्यान में रखते हुए चले। ठीक है, जितने भी यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं इनको रीड करें और देखें, सिमिलर जो फॉर्मेट है वो आपको देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ जो आर्टिकल राइटिंग थी एंड जो रिपोर्ट राइटिंग थी वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दिए हैं दोनों ही, और ये इतने इनफ टॉपिक थे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ताकि आप फॉर्मेट का आइडिया ले सके, बिकॉज मैंने आपको बताया टॉपिक रिपीट नहीं होते हैं बट क्वेश्चन तो रिपीट होता है ना। तो जो क्वेश्चन आ रहा है यानी जो एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिस फील्ड से, वो तो पूछा ही जाएगा। तो आपका काम क्या है कि आप
प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आंसर हमें लिखना है, रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट वेरियस टॉपिक पे, जितने भी अभी हमने क्लास के अंदर किए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस क्लास बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और जिस क्लास के अंदर हम खत्म भी कर देंगे हमारी पूरी हैंडआउट सीरीज को, और जिसमें 2 टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं, नोटिस राइटिंग एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशंस। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।